हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली जो हमारा बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में आपने सुना होगा कि यदि आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। और साथ ही यदि आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा आपको न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। लेकिन साथ ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कम से कम 18 से 20 ऐसी डिडक्शंस अलाउड होती है जिसका आप यूज़ करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपको किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करनी है और किस तरीके से आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाउ टू सेव टैक्स ऑन इनकम अबाउ ₹12 लाख। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है यदि वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप अपना टैक्स जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम जो है उसके लिए क्या टैक्स स्लैब रेट है जो कि एप्लीकेबल होने वाली है। तो अब यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपकी कोई टैक्स स्लैबिलिटी नहीं बनती है। यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये टैक्स बनता है आपका 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपये। नेक्स्ट यदि आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स बनता है वो है 40,000। तो अब यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो यहाँ पे आपका 60,000 रुपये का टैक्स बनता है और उसकी आपको 87A में रिबेट मिल जाती है। नेक्स्ट यदि आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो 15% से टैक्स पे करना है। 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स पे करना है। 20 लाख से 24 लाख रुपए के बीच में है तो 25% से पे करना है। और यदि आपकी इनकम जो है वो 24 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 फॉर सैलरी एंड पेंशन इनकम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप फ्लैट 75,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम में से ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम है तो वो पूरी की पूरी इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको 50,000 रुपये की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब यदि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी है और रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको केवल इंटरेस्ट का उतना ही पोर्शन अलाउड होगा जितनी आपकी रेंटल इनकम है। यानी कि आपकी रेंटल इनकम से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपको जो रेंट रिसीव होता है वो है 60,000 रुपये और आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो है 70,000 रुपये। तो अब यहाँ पे जो आपका 10,000 रुपये का एक्सेस इंटरेस्ट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये का जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मान लो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल पोर्शन की डिडक्शन एटीसी में क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन आप सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और सेट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन एक ऐसी पेंशन होती है जो आपकी खुद की कमाई हुई नहीं होती है, यानी कि किसी और की पेंशन होती है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है। अब यदि मान लो आपके फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है वो फैमिली पेंशन होती है। अब यहाँ पर आपके बजट 2024 में फैमिली पेंशन की जो ये लिमिट है उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 15,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दी है। तो अब यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको जितनी फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है उसका 1/3 और 25,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही आपकी फैमिली पेंशन की जो इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस।
तो अब यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस में सेक्शन 80 CCD 2 में, तो उस केस में जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो लिमिट थी वो पहले 10% की थी, जिसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 14% कर दी है। तो अब यहाँ पे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, दोनों ही तरह के एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 14% डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपकी सैलरी जो है वो है 14 लाख रुपए की। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी और डीए है वो मिला के आपका एक फाइनेंशियल ईयर में बनता है 7 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस में, तो 7 लाख का 14% यानी कि 98,000 होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 13,73,000 है तो 75,000 रुपये की आपको फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है और 98,000 रुपये की आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी नेट सैलरी हो जाती है 12 लाख रुपए की। तो अब इस केस में आपकी 12 लाख रुपए तक की जो सैलरी है वो पूरी की पूरी आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। नेक्स्ट है डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑन रेंटल इनकम। अब मान लो यदि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दे रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई भी रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम में से आप 30% के खर्चे की डिडक्शन रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ एक रेंटल इनकम ही एक ऐसी इनकम है जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नॉशनल खर्चे भी अलाउड किए जाते हैं। यानी कि ऐसे खर्चे जो आपने एक्चुअल में किए ही नहीं हैं, फिर भी उन खर्चों की आपको गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि अगर आपकी रेंटल इनकम है 20 लाख रुपए की और उस इनकम के अलावा आपका दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का, तो यहाँ पे आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो आपकी नेट इनकम हो जाती है 14 लाख रुपए की। अब यदि रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट पोर्शन भी डिडक्शन अलाउड हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी नेट इनकम हो जाती है 12 लाख रुपए की। तो अब यहाँ पे आपकी 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री है, यानी कि आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफिकली एबल्ड पर्सन। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेसिफिकली एबल्ड पर्सन को, तो ये अलाउंस एक बार आपकी सैलरी की इनकम में ऐड हो जाते हैं और देन फिर इसकी एक्चुअल बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि एक्चुअल में आपका जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो आपको अलाउड हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क अंडर सेक्शन 80JJAA। अब मान लो अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अगर कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो उस केस में उसके द्वारा जो ट्रैवलिंग के खर्चे किए जाते हैं वो एक्सपेंडिचर भी उसको अलाउड हो जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन को अगर कोई प्रॉफिट होता है और उसके पास ऑलरेडी असेट्स है या उसने कोई नई असेट्स परचेज की है, तो उस केस में वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले सकता है। यानी कि उसकी असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसका वो अपने नेट प्रॉफिट में से खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है 14 लाख रुपये का, तो यहाँ पे मान लो 2 लाख रुपये के अगर उसके डेप्रिसिएशन के खर्चे होते हैं तो यहाँ पे उसकी जो नेट इनकम हो जाती है वो है 12 लाख रुपए की। तो इस तरीके से 12 लाख रुपए तक की इनकम पे बिजनेसमैन को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यू टैक्स रिजीम में केवल डेप्रिसिएशन ही अलाउड होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट असेसी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15(1) मैक्सिमम अमाउंट अप टू ₹3,500। तो अब यदि आपका पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट है तो वहाँ पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में 3500 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके एफडी का इंटरेस्ट होता है या सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है जिसकी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTA और 80TTB में, वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होती है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि 3500 रुपये की अमाउंट तो बहुत छोटी है, तो हमारा टैक्स जो है वो कैसे सेव होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपकी इनकम जो है वो मान लो 12,03,000 रुपये के अंदर आती है, तो उस केस में यदि आपको 3500 रुपये के इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन मिल जाती है तो फिर यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम होती है वो 11,99,500 रुपये हो जाती है। तो ये इनकम आपकी 12 लाख रुपये के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुटी अप टू ₹20 लाख फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज़। अब जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं जिनको ग्रेजुटी प्रोवाइड की जाती है, वो ग्रेजुटी पहले सैलरी में ऐड हो जाती है और फिर उसके नीचे डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में 20 लाख रुपये तक की अगर ग्रेजुटी आपको मिलती है तो वो पूरी की पूरी ग्रेजुटी आपकी एग्जम्प्ट है।
नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। अब मान लो यदि आपने कोई LIC ले रखी है तो उसकी मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होती है वो अमाउंट पूरी की पूरी आपकी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट होती है। यानी कि ये अमाउंट एक बार आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है और फिर नीचे इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है एनी अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और ऑन ट्रांसफ़र। अब मान लो अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि उसको एक लोकेशन से अगर किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा कुछ समय के लिए जो एम्प्लॉय को रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या फिर जो ट्रैवलिंग के खर्चे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारे खर्चे उसके परक्विजिट माने जाते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा जो अपने एम्प्लॉय को खर्चे प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी डिडक्शन वो अपने न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। अब यदि मान लो आपकी बिजनेस इनकम है और उसके साथ में अगर आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम भी रिसीव होती है तो उस एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन आपकी फॉर्मूला बेसिस पे की जाती है। यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एक बार आपकी टोटल इनकम जो है उसमें ऐड की जाती है और फिर फॉर्मूला बेसिस पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकाली जाती है। तो उसमें आपकी जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाता है और नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन जो होता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टी की मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग करते हैं तो उस केस में आपकी 60% इनकम एग्रीकल्चर होती है और 40% इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर होती है। अब यदि आप रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में आपकी 65% एग्रीकल्चर इनकम और 35% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब यदि आप कॉफ़ी है और उसकी ग्रोइंग और क्यूरिंग करते हैं तो उस केस में आपकी 75% एग्रीकल्चर इनकम होती है और आपकी 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम की आपकी फॉर्मूला बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है लीव एंगेजमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA ऑन रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट। तो अब यदि यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो रिटायरमेंट होता है तो उस केस में जो उनको लीव एंगेजमेंट की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है वो भी न्यू टैक्स रिजीम में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54F। अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 54 से 54F जो है उसमें भी कई सारी डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप कोई मकान बेचते हैं और अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है और उस कैपिटल गेन को आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन PPF एंड सुकन्या समृद्धि योजना एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब यदि मान लो आपके द्वारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम मिलती है तो वो तो आपकी एग्जेम्प्ट होती ही है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना और PPF अकाउंट की मैच्योरिटी पे अगर आपको जो अमाउंट मिलती है वो भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्प्ट होती है। यानी कि उसकी भी डिडक्शन आप अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट गिफ्ट अप टू ₹50,000। अब यदि मान लो आपको वेडिंग के ओकेज़न पे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता ही है। साथ ही अगर आपको अपने फ्रेंड से रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है और वो अमाउंट अगर 50,000 रुपये तक है तो वो भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्प्ट होती है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।